आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। अभी आपके लिए जो MCQ क्वेश्चन है ये टेक्सटाइल टॉपिक पे होगा। अभी हाल ही में हमने एक टॉपिक ख़त्म किया है टेक्सटाइल का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किए गए हैं और एक दो क्वेश्चन आपको PYQ भी मिलेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सच में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में आपके लिए फिर से 2 क्वेश्चन होगा एज अ होमवर्क, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े के लिए उपयोग में आने वाला एक शब्द है। ध्यान दीजिएगा, आंसर तो खैर यहाँ पर ठीक है, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि जो शरीर के ढकने के लिए बात हो रही है ना जिस कपड़े की, उसको हम लोग वस्त्र कहेंगे, उसे हम लोग कपड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि कपड़े का मतलब होता है फैब्रिक, जो कि मीटर में कपड़ा होगा और हर समय हम मीटर में कपड़ों को अपने शरीर को नहीं ढक सकते, तो हमें सिले सिलाए कपड़े चाहिए जिसे हम लोग वस्त्र कहते हैं या गारमेंट कहते हैं। वस्त्रों के विकास की तीसरी अवस्था कौन सी थी? तो ये आपको याद होगा, जो वस्त्रों के डेवलपमेंट की अवस्थाएं थी वो 5 अवस्थाएं बटी हुई थी, तो उसमें से पूछा जा रहा है तीसरी अवस्था कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा कृषि की अवस्था। अगर पहली अवस्था की बात की जाए तो वो थी नग्न अवस्था, फिर थी शिकार की अवस्था, फिर कृषि की अवस्था, फिर है सामाजिक अवस्था, उसके बाद लास्ट में थी आधुनिक अवस्था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आप वस्त्रों के सिद्धांत में किसे सर्वाधिक महत्ता देंगे? देखिए आपके सामने 4 सिद्धांत हैं वस्त्रों के, 4 प्रिंसिपल आपको बताए गए हैं, मोडेस्टी, प्रोटेक्शन एंड डेकोरेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा, लज्जा, सजावटी, अलज्जाशील। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा महत्ता दिया जाए, इंपॉर्टेंस दिया जाए तो वो होगा वस्त्रों के प्रिंसिपल में सुरक्षा को। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रेशे से वस्त्र बनाने के चरण में, रेशे से अगर हमें वस्त्र बनाना है तो इसके चरण में तीसरी अवस्था कौन सी होगी? तो तीसरी अवस्था होती है ग्रे गुड्स। आप लोग शायद ऐसे कंफ्यूज हो जाए, याद रखिएगा जब वस्त्र निर्माण की बात होती है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी इकाई लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फाइबर या रेशा। रेशे से फिर हम लोग बनाते हैं धागा, धागे से बनाते हैं कपड़ा। वो कपड़ा कच्चा होता है, लूम से उतरा हुआ होता है, उसमें परिसज्जा नहीं होती, चमक नहीं होती, इसे हम लोग ग्रे गुड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा शब्द की जगह आपके सामने ग्रे गुड्स लिखा हुआ है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रे गुड्स। उसके बाद लास्ट में बनाया जाता है पहनने योग्य वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? हम कपड़ों को क्यों पहनते हैं? सुंदरता के लिए, सजावट के लिए, मौसम से बचाव के लिए या फिर सभी? तो यहाँ देखा जाए तो सभी जेन्युइन रीजन दिए गए हैं, हम इसीलिए कपड़ों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, टेक्सटाइल शब्द टेक्सचर शब्द से बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेक्सटाइल इंग्लिश में है जो कि टेक्सचर शब्द से बना है। ये किस भाषा का शब्द है? टेक्सचर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का। ओके, टेक्सचर शब्द का अर्थ है जो टेक्सटाइल, लैटिन भाषा में टेक्सचर कहलाता है। तो टेक्सचर का अर्थ क्या होता है? सिला हुआ, कटा हुआ, बुना हुआ या परिधान। आंसर हो जाएगा बुना हुआ, टू वोवेन। ठीक है, आंसर ध्यान दीजिएगा, टेक्सचर का मीनिंग होता है बुना हुआ। लंबाई के आधार पर रेशे का प्रकार नहीं है। आप जानते होंगे रेशे की जो लंबाई के आधार पर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो 2 तरीके के रेशे बताए गए थे, एक था स्टेपल रेशा, दूसरा था फिलामेंट। तो यहाँ पे लघु आकार को हम लोग कहते हैं स्टेपल, दीर्घ आकार को कहते हैं फिलामेंट, मध्य आकार नाम का कोई भी रेशा लंबाई के आधार पर नहीं होता। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की, क्रिसोटाइल किसका प्रकार है? तो ध्यान दीजिएगा, क्रिसोटाइल एक तरीके का प्रकार है एस्बेस्टस का, और सारे एस्बेस्टस की क्वालिटीज़ में ये सबसे बेस्ट प्रकार होता है कि क्रिसोटाइल। ठीक है, एस्बेस्टस का ये प्रकार है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है एक खनिज, लेकिन ये खनिज नहीं होगा, एस्बेस्टस खनिज का प्रकार है। वैसे तो सोना चांदी भी खनिज का प्रकार है, तो यहाँ पे क्रिसोटाइल किसका प्रकार है? तो आंसर बेस्ट है यहाँ पर एस्बेस्टस। निम्न में से किस रेशे में सबसे कम ऐंठन होगी? कपास, पिना, भांग या कापोक? तो आप जानते हैं कापोक ही ऐसा रेशा है जिसमें ऐंठन नहीं होती, यही रीज़न है कि इससे वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 11, कॉयर प्राप्त होता है, कॉयर की प्राप्ति हमें होती है वनस्पति से, प्राणिज से, खनिज से या रसायन से? तो कॉयर की प्राप्ति हमें होती है वनस्पति से। कॉयर, नारियल की जटा को हम लोग कॉयर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे का प्रकार है, इनमें से कौन सा रेशा है जो प्राकृतिक है? तो वो वानस्पतिक, प्राणिज, खनिज, ये तीनों ही प्राकृतिक रेशे के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, तीनों ही प्राकृतिक रेशे के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना ग्रास रेशे की प्राप्ति का स्रोत है। याद रखिएगा, चाइना ग्रास जो रेशा है वो हमें तना से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे रेह नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक जगत का एकमात्र फिलामेंट,
ऐसा रेशा जो प्राकृतिक जगत का है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा रेशा है प्राकृतिक जगत में जो फिलामेंट होता है, मतलब जो दीर्घाकारीय या लंबा होता है या जिसका मापन हम लोग मीटर में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा रेशम सिल्क। किसी सेल्यूलोज में रसायन से अभिक्रिया करा के एक नया रूप प्रदान किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? किसी सेल्यूलोज में हमने रसायन मिला दिया तो उससे एक नया रूप मिला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संश्लेषित, रासायनिक, पुनर्निर्मित या रेयॉन? आंसर हो जाएगा पुनर्निर्मित, क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलोज में रसायन जब हम मिला रहे हैं तो फिर से एक नया रूप बना रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग पुनर्निर्मित नहीं कहेंगे। रेयॉन पुनर्निर्मित रेशे का प्रकार है, ऐसे लायोसिल भी प्रकार है। निम्न में से पुनर्निर्मित रेशा है जिसको हमने फिर से रीजनरेट किया है, पॉलिएस्टर, विकारा, अजलॉन, लायोसिल। ध्यान दीजिएगा, लायोसिल पुनर्निर्मित रेशा है। यहाँ पे विकारा और एज़लॉन शब्द दिया हुआ है। ये दो ऐसे प्रोटीन जगत के रेशे हैं जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया हुआ है। मनुष्यों के द्वारा निर्मित प्रोटीन जगत का रेशा, जैसे मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, इनके दूध से निर्मित ये रेशा है विकारा और एज़लॉन। आंसर यहाँ हो जाएगा लायोसिल। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? तो ऐसा रेशा जो तने से प्राप्त नहीं होता वो होगा कापोक, क्योंकि कापोक की प्राप्ति हमें बीज से होती है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल है। यहाँ पे पूछ रहा है सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल होते हैं, लेकिन एक ऐसा रेशा है जो स्टेपल नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेशम। क्वेश्चन नंबर 19, अनानास पौधे के किस अंग का प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो अनानास जो है ना वो एक देखा जाए तो वो नेचुरल सोर्स होगा, प्राकृतिक, और प्राकृतिक में भी वो वनस्पति के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि अनानास पौधे के किसी अंग का प्रयोग करके हम लोग डायरेक्ट कपड़ा बना लेंगे। यहाँ इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि अनानास पौधे के किस अंग का हम प्रयोग करेंगे जिससे कि हमें रेशा, फिर धागा और फिर कपड़ों का निर्माण हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा पत्ता। आप जानते होंगे अनानास के पौधे की जो पत्तियां होती है ना उसे हम लोग पिना कहते हैं, और पिना से ही हम रेशों का निर्माण करते हैं जिससे कपड़े का भी निर्माण किया जा सकता है। प्राकृतिक तंतु है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक तंतु है? तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे कपास। आज के आपके लिए क्वेश्चन होगा, इनमें से प्रोटीन फाइबर नहीं है, इनमें से कौन ऐसा रेशा है जो कि प्रोटीन फाइबर नहीं है? टैगलॉक, मूंगा, मनीला, मोहेर। आंसर बता दीजिएगा कमेंट में आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इधर 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका सही मिलान नहीं है? क्या रेशम मानव निर्मित रेशा है? ऊन खनिज रेशा है? रेयॉन प्राकृतिक रेशा है? कापोक वानस्पतिक रेशा है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित होगा आप उसे ही आंसर में एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहीं तक था आज का आपका वीडियो, फिर आपसे मुलाकात होगी एमसीक्यू क्वेश्चन में। आपको डेली प्रैक्टिस भी मिलता रहेगा और सारे यूनिट जो है होम साइंस की वो भी कंप्लीट कराई जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।